हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एनपीओ। तो सीयूटी 2024 के लिए हम पढ़ रहे हैं एनपीओ, जो कि एक एडिशनल चैप्टर है जो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर सिलेबस में ही नहीं था। तो इस बार भाई सीयूटी में तो है, तो आपको उसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सारे कंसेप्ट आपके भेजे में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि एनपीओ है क्या। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ओके जी, नहीं करती। तो भाई इसकी डेफिनेशन में भी ये बात झलकेगी। एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल या पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव से जो अगर सेटअप की जाए, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप की जा रही है कल्चर को फैलाने के लिए, एजुकेशन को फैलाने के लिए, रिलीजियस धर्म को फैलाने के लिए, प्रोफेशंस को फैलाने के लिए, पब्लिक को सर्व करने के लिए, यानी पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है तो उसको हम एनपीओ बोलते हैं। ठीक है, इनका एम नहीं होता कि ये प्रॉफिट कमाए, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका एम क्या होता है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। ओके जी, समझ में आ गया। सर इसकी कोई क्वालिटी होती है, विशेषता होती है जिससे हम पहचान सके? बिल्कुल होती है भाई। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला एंटिटी, यानी पहचान। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या है बेटा? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी सेपरेट मतलब अलग, लीगल मतलब कानूनी रूप से पहचान, यानी इसकी कानूनी रूप से अलग पहचान है। क्योंकि अब देखो कोई भलाई का काम कर रहा है, तो आजकल कलयुग कितना है, कलयुग इतना है कि भाई कोई धोखाधड़ी करता है, लोगों को पैसा लेता है कि दान पुण्य करेंगे, और वो अपने भाई फायदे के लिए उस पैसे को यूज करता है। तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए कानूनी रूप से आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जब आप रजिस्टर कराओगे तो आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, आपके प्रमोटर्स या फिर जो भी इंडिविजुअल जो आपको सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो एनपीओ के केस में भी ये अलग होते हैं इन लोगों से। पर्पस के बारे में बात करते हैं। इसका पर्पस जैसा कि क्लियर कर दिया था, कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव से, और ये पब्लिक को सर्विस देते हैं एट लार्ज। ओके, फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी। ये चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में एस्टैब्लिश की जाती है, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में एस्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, चैरिटेबल मतलब चैरिटी जो करते हैं, चैरिटी से जो चलते हैं, और इनका कोई भी मोटिव नहीं होता कि प्रॉफिट कमाए। एनपीओ कभी भी इस चीज के लिए फंक्शन नहीं करता, इस चीज के लिए काम नहीं करता कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट कमा ले। द सरप्लस इज, अगर फिर भी कोई सरप्लस हो जाता है, क्योंकि एनपीओ है, कुछ तो करती ही होगी। ठीक है, एनपीओ कुछ करती ही होगी। अब भाई डोनेशन के भरोसे थोड़ी ना रह सकते। मान लो डोनेशन ना आए, तो जैसे मान लो वृद्धाश्रम खोला गया, वृद्धाश्रम बड़े बूढ़ों जो जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को सेवा करने के लिए, जिनको बेघर कर दिया जाता है, जिनको छोड़ दिया जाता है, उनको हमने रखा हुआ है। तो अगर हम डोनेशन पे थोड़ी ना डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि भाई कोई डोनेशन दे या ना दे, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन करते हो, ऐसा काम करते हैं जिससे हम पैसा कमाएं और उस पैसे को हम इस ऑब्जेक्टिव में लगा दें। ठीक है, तो प्रॉफिट अपने लिए नहीं कमा रहे, प्रॉफिट तब होता है जब हम अपने लिए करते हैं। ये है सरप्लस, यहाँ पे हो रहा है सरप्लस। ठीक है, जैसे कोई नुक्कड़ नाटक होते हैं या फिर कोई इवेंट्स करवाती है एनपीओ, तो उसके टिकट से जो पैसा आता है वो भी किस लिए यूज किया जाता है बेटा? एनपीओ के ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। और ये बात समझ में, तो जो भी सरप्लस आता है उसको क्या होता है बेटा? उसको हम यूज करते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव है एनपीओ का, जिसके लिए उसको सेटअप किया गया है। साथ ही ये सरप्लस की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता बेटा मेंबर्स के बीच में। सिंपल है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट, तो यहाँ पे भाई ग्रुप है। ठीक है, ये जो एनपीओ होती है वो एक ग्रुप से मैनेज की जाती है। इंडिविजुअल्स का ग्रुप, जिसको हम ट्रस्टीज बोलते हैं या मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, ट्रस्टीज या मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। सब लोग इसको, सारे मेंबर इसको नहीं चलाते हैं। ठीक है, कुछ लोग चलाते हैं जिसको ट्रस्टीज या मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। फिर फंडिंग के बारे में बात करते हैं। नहीं, पैसा आता कहाँ से है? तो पैसा आता है, देखो बेटा, जो मेंबर्स होते हैं, जैसे अगर मुझे भाई लगा कि हाँ यार मुझे भी दुनिया में मैंने बहुत पाप किए हैं, चलो मैं सेवा कर लेता हूँ, तो मैं भी किसी वृद्धाश्रम में मेंबर बन जाता हूँ और उन लोगों की सेवा करता हूँ। तो भाई मेंबर्स क्या करते हैं? डोनेशन वगैरह देते हैं। वो मेंबर डोनेशन वगैरह देते हैं। और क्या होता है बेटा? कुछ सरप्लस आ जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, कोई इवेंट करा दिया, वहां से टिकट्स आ गई, हम बुक्स पब्लिश करते हैं, ठीक है, अवेयरनेस के लिए, उससे थोड़ा पैसा आ जाता है। तो वो चीज़ें हमें मदद करती हैं। और जो आउटसाइडर होते हैं बेटा, बाहर वाले लोग, वो भी डोनेशन देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जो मेंबर बनेगा वही डोनेशन देगा, डोनेशन तो कोई भी दे सकता है। तो यहां से पैसा आता है एनपीओ के पास। फिर बात करते हैं अकाउंट्स की। अल्टीमेटली पढ़ तो अकाउंट्स रहे। तो अकाउंट्स में यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है एनपीओ के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और लास्ट में बनती है बैलेंस शीट, जैसा कि सबके लिए बनती है।
तो ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब लेकिन यहाँ पे फाइनल अकाउंट से पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, किसका बेसिक पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन का बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपने भाई यहाँ पे जाननी जरूरी है, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, आपने वो सुना हो जागरण की पर्ची कट रही है, चंदा चंदा देते हैं ना, चंदा इकट्ठा करते हैं कुछ लोग, तो बेटा ये चंदा ही है। सब्सक्रिप्शन क्या है, चंदा। ये भी क्या है, इनकम है। क्या है, एनपीओ के लिए ये एक इनकम है। और इनकम के बेसिक्स तो आपको पता ही है कि जब भी आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा तो बेटा डेबिट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और जब भी आपको इसको राइट ऑफ करना होगा बेटा तो आप क्या करोगे बेटा, इसको डेबिट कर दोगे। आ रही है बात समझ में, ऐसे काम होगा। अब इसके एंट्री भी करके देख लेते हैं। जब इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी जब ये रिसीव हो रही है तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कैश एक असेट है, असेट आती है तो डेबिट हो जाता है। टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, इसकी जगह वैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया बेटा। फिर सब्सक्रिप्शन आया तो क्रेडिट। अब भाई इसको राइट ऑफ करेंगे, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में परफॉर्मेंस तो देखनी पड़ेगी, भले ही हम एनपीओ हैं। क्योंकि हम भले ही प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जितना हमारे पास पैसा है, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम कितना माइनस में जाते जा रहे हैं। क्योंकि माइनस में जाते रहेंगे, एक टाइम पे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बंद करना पड़ेगा, जो कि हम चाहते नहीं है। ठीक है, भलाई हम कंटिन्यू करना चाहते हैं हमेशा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अब राइट ऑफ हो रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा, फाइनल अकाउंट में। कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आसान है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई, अभी बेसिक खत्म नहीं हुआ, तो ये जो भी इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन है ना यहाँ पे, इनकम बेटा आउटस्टैंडिंग हो सकती है, जिसको हम अक्रूड बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है और ये एडवांस में भी हो सकता है। यानी हमने मेंबर को बोला कि बेटा जो 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल हर साल में 5 अप्रैल को सारे जितने भी मेंबर हैं वो अपना अपना सब्सक्रिप्शन सबमिट करा देंगे, अपना जो सब्सक्रिप्शन वो सबमिट करा देंगे। हमने कहा ठीक है, करा देंगे। अब कुछ लोगों ने नहीं कराया, तो एनपीओ के लिए वो जो इनकम है वो क्या हो जाएगी बेटा, एक्रूड हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन के लिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, या फिर एरियर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है बेटा वो हमारी क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जिससे पैसा लेना है, अभी मिला नहीं है लेकिन लेना है, तो वो असेट होती है। जैसे डेटर से पैसा लेना है, अभी मिला नहीं है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी क्या होगी बेटा, असेट हो गई, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और एडवांस में कोई सब्सक्रिप्शन दे दे कि 5 तारीख को तुम बेटा इस साल का तो लो, अगले साल का भी लो, तो अगले साल का जो इनकम अभी हमने कमाई भी नहीं, फ्यूचर में जो हमें मिलना चाहिए वो आज ही मिल चुका है। तो बेटा ये हमारा जो पैसा हमारा नहीं है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। हमारी जेब में पड़ा, गलत बात, लायबिलिटी है, किसी और का पैसा लेके बैठे हुए हम। आ रही है बात समझ में। और अब सब्सक्रिप्शन के केस में अभी हम बात करेंगे कि असेट और लायबिलिटी भी होता है। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो असेट होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा तो वो लायबिलिटी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिक सा फंडा था। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं अकाउंट के थ्रू। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा तो बेटा अभी देखो जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको अभी समझाया कि भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी असेट होती है। और असेट का बैलेंस कहाँ आता है बेटा, डेबिट साइड पे आता है। असेट का बैलेंस कहाँ आता है बेटा, डेबिट साइड पे आता है। और क्रेडिट साइड ये रही हमारी, है ना। तो असेट का जो बैलेंस है वो बेटा कहाँ आता है, डेबिट साइड पे आता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है सर, आता है। ओपनिंग बैलेंस है बेटा, बिगनिंग वाला। और यही अगर क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग होगा तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस तो इधर आता है। देखो असेट को याद करो, जितनी भी असेट आपने आज तक देखी है, फर्नीचर देखा है, बिल्डिंग देखी है, मशीनरी देखी है, सबका ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होता है। तो इसका भी यही होगा। अब बेटा यहां पर ये भी तो पॉसिबल है कि एक मेंबर ने आउटस्टैंडिंग कर दिया तो दूसरे मेंबर ने एडवांस दे दिया, तो बेटा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 2-2 हो सकते हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी 2-2 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हो, मैं बता रहा हूं हो सकते हैं। तो अगर किसी ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया बेटा और ओपनिंग में हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बेटा हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहां पे होती है बेटा, क्रेडिट साइड से ओपनिंग बैलेंस होता है। ये बात आपको पता है। जितनी भी लायबिलिटी याद कर लो एक बार। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहां से होता है, बैंक लोन का ओपनिंग बैलेंस कहां से होता है बेटा, क्रेडिट साइड से होता है। तो ओपनिंग यहां पे, तो क्लोजिंग कहां पे होगा, एडवांस का बेटा यहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। फिर आपको और क्या गिवन होगा कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में।
तो फिर हमें करना क्या है, अकाउंट बनाना क्यों है? तो बेटा अगर आप ये काम कर लोगे तो इधर एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट जाना है, यानी जो राइट ऑफ होना है, ठीक है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितना भी इस साल का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वही जाएगा, क्योंकि अगर हम रिसीव करने की बात करें तो कोई हमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी दे सकता है, इस साल का भी दे सकता है और एडवांस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो बेटा यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर सबका बेटा हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हो सकता है। इसको तो रोक नहीं सकते, कोई आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी इनकम हो या एक्सपेंस हो सिर्फ करंट अकाउंट की जाएगी। तो सेम एज इन जो सब्सक्रिप्शन है वो भी बेटा करंट अकाउंट का ही हम भेजने वाले हैं। तो अगर आपको ये 4 बैलेंसेस दिए हैं और आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है तो आप बेटा यहाँ पे क्या निकाल पाओगे? आप यहाँ पे निकाल पाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी सब्सक्रिप्शन जानी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब आपका क्वेश्चन मन में आ सकता है, कई बच्चे पूछते भी हैं सर ऐसा नहीं हो सकता ये दिया हो? हाँ बेटा हो सकता है ये दिया हो, तो ये दिया हो तो आप ये निकाल पाओगे, ईजी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो एक और तरीका है हमारे पास, तो हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन की स्टेटमेंट बना करके, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसको थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको मान लो ये दिया है यहाँ पे। अब बेटा एक टाइमलाइन बनानी है मुझे जो मैं आपको समझा सकूं और अच्छे से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा इसको समझने के लिए। ये करंट ईयर है, ये इससे पिछला साल है, पीछे आ रहा है ना, और इससे अगला साल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वो करंट ईयर की इनकम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर के आइटम को ही लिखता है अपने अंदर। तो मैंने आपको क्या बोला, आउटस्टैंडिंग, हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओपनिंग, बेटा ये ओपनिंग है, ओपनिंग में आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकता है और हो सकता है ओपनिंग में ही एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो, ओके। और ऐसे ही बेटा क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग डेट है बेटा, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। मैंने बोला ना 4 बैलेंस होता है, तो ओपनिंग में 2 और क्लोजिंग में भी 2 हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया था? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम खड़े हैं उससे पहले हमने वो कमा लिया था पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिला नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग अगर जिस डेट पर है तो उससे प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है वो सब्सक्रिप्शन, यानी अगर ओपनिंग बैलेंस है तो इससे पीछे वाले पीरियड का है ये सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, यानी हमने पहले कमाया था। इस ओपनिंग बैलेंस अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अब अभी तक मिला नहीं है, कमाया कब था बेटा? इससे पीछे वाले पीरियड में, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग करता है बेटा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, बेटा वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। करंट ईयर से बिलोंग करता है नहीं, तो माइनस कर दो, क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। तो लो बेटा यहाँ पे जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसमें हम लेस करके दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इन दी, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग, ठीक है, वो यहां पे माइनस होगा बेटा। रीजन आपको समझ में आया? ये बहुत काम की चीज है। फिर बात करते हैं आगे बेटा, एडवांस की बात करते हैं कि ओपनिंग में एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या है? जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस डेट पर हम हैं इस टाइम पे, एडवांस मतलब उससे फ्यूचर के लिए पेमेंट हुई है, फ्यूचर के। तो फ्यूचर क्या है बेटा? इससे आगे आने वाला पीरियड, इस डेट से आगे आने वाला पीरियड क्या है? करंट ईयर का ही तो पीरियड है। तो यानी जो ओपनिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो इस अगले मतलब हमारे करंट ईयर से ही बिलोंग करता है। तो जो बेटा तीर हम चला रहे हैं, जो हमें करंट ईयर से दूर ले जा रहा है उसको माइनस कर दो, और जो करंट ईयर की ओर ले जा रहा है उसको प्लस कर दो। क्या कर दो बेटा? प्लस कर दो। बात समझ में आ रही है? प्लस कर दो। तो हमने क्या करा? हमने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ठीक है बेटा। लॉजिक ढूंढोगे तो बेटा हर चीज के मिलेंगे।
आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की। अब बेटा पूरा साल भी दिया, हम करंट ईयर की अकाउंटिंग करते हैं बेटा, हम प्रीवियस ईयर कर और नेक्स्ट ईयर हमारे आगे है और पीछे है। हम तो करंट ईयर में है, करंट ईयर को इसीलिए तो करंट ईयर बोलते हैं क्योंकि हम उसमें जिंदा हैं, उसी में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बेटा अब ये करंट ईयर खत्म हुआ, लास्ट डेट है बेटा, लास्ट डेट पर आए पता चला आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ बेटा कि इस डेट पे हम खड़े हैं तो इससे पीछे की पीरियड में हमने कमाया था कुछ जो मिला नहीं है सब्सक्रिप्शन, तो बेटा इससे पीछे का पीरियड क्या है बेटा, पीछे का पीरियड तो करंट ईयर है, तो बेटा जो तीर हमें लेकर जाए करंट ईयर की तरफ वो ऐड होगा। तो आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो बेटा वो भी ऐड होगा। समझ में आ रही है बात? ऑब्वियसली ना, कमाया था करंट ईयर के अंदर, मिला नहीं, तभी तो आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग में, ऑब्वियसली। फिर बात करते हैं बेटा एडवांस इन दी एट द एंड। एडवांस इस डेट से आगे की पीरियड के लिए, एडवांस का मतलब ही होता है जो फ्यूचर के लिए मिला हो। तो क्लोजिंग डेट के आगे क्या है बेटा, नेक्स्ट ईयर है, तो यानी ये इस साल का नहीं, करंट ईयर का नहीं, माइनस कर दो। आई बात समझ में? तो लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, माइनस, जो माइनस करता हूं ब्रैकेट में दिखा देता हूं मैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या आया, यहां पे आया सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा ये प्लस माइनस करने के बाद जो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा, सब्सक्रिप्शन तो डेबिट ही हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये जो बनाया है ये बहुत काम का है, ठीक है। चलो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और जिस भी बच्चे को ये सारे नोट्स चाहिए तो बेटा वो क्या कर सकता है, वो आप बेटा मुझे मेल कर सकते हो aman.mehta@adda247.com। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, तो आप जब मेल करोगे तो पता है आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे PDF फॉर सुपर फास्ट रिवीजन। सुपर फास्ट तो नहीं है खैर ये, ठीक है। PDF फॉर NPO वन शॉट फॉर CUET 2024, ठीक है। ये इतना लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाली वीडियो देखकर आप मेरे पास आए हो, है ना। चलो तो आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमने सब्सक्रिप्शन अच्छे से समझ लिया, अकाउंट के थ्रू भी समझ लिया, हमने स्टेटमेंट बना के भी समझ लिया। अब बेटा एक चीज आती है कंज्यूमेबल, इसके भी बेसिक को समझो। कंज्यूमेबल का बेसिक हमें क्या सिखाता है, कंज्यूमेबल वर्ड क्या सिखाता है, तो बेटा वर्ड ही इतना प्यारा है, कंज्यूमेबल, कंज्यूम प्लस एबल, एबल मतलब लायक, जो कंज्यूम करने लायक हो, ठीक है। और कंज्यूम करने लायक क्या होता है बेटा, स्टॉक। सर किस चीज का स्टॉक, किसी भी चीज का स्टॉक, ठीक है। अब जैसे कोई कारपेंटर है वो क्या कंज्यूम करता है बेटा, लकड़ी को कंज्यूम करके वो क्या बनाता है बेटा, वो बनाता है सोफा, चेयर, जो भी मतलब फर्नीचर बनाता है। तो बेटा स्टॉक, ऐसे ही NPO भी क्या करती है बेटा, कुछ ना कुछ स्टॉक है जिसको कंज्यूम करती है। अगर हम गरीब बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं तो बेटा हम क्या कंज्यूम करते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। अगर हमारा ओल्ड एज होम है, यानी हम वृद्धाश्रम खोल के बैठे हैं भाई, तो हमारे लिए क्या कंज्यूम होगा, हम सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास, हमारे साथ जो रहने वाले बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भाई मेडिकल का इशू बहुत रहता है, तो उनके लिए दवाइयाँ हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या है, फूड जो है बेटा हमारा स्टॉक है, तो ये कंज्यूम होता है। जो ऑपरेशन ऑफ द NPO है, NPO के ऑपरेशन के दौरान ये सारी चीज़ें कंज्यूम होती हैं, तो इनकी भी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो अगर भाई स्टॉक आपके पास कंज्यूम हो गया, कंज्यूम्ड, तो बेटा वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। और जो बेटा हमने कंज्यूम नहीं किया, अनकंज्यूम्ड,
वो हमारी असेट होती है बेटा, जो कंज्यूम नहीं हुआ पड़ा होगा हमारे पास गोडाउन में, तो इन्वेंट्री हो गया हमारा, जो भी है ना। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब जब कंज्यूम हो जाएगा बेटा तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कहाँ आएगा बेटा, डेबिट साइड पे आएगा। इनकम क्रेडिट साइड पे आती है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे आते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या है ना, स्टॉक को लेकर के हमारे पास दो अकाउंट आएंगे सामने। एक तो बेटा हम जिस सप्लायर से खरीद रहे हैं यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर स्टॉक, और दूसरा बेटा हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो एक अकाउंट बन रहा है क्रेडिटर अकाउंट, एक बन रहा है स्टॉक अकाउंट, ठीक है। हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, इससे हम बेटा क्रेडिट परचेज निकालेंगे, क्रेडिट परचेज पता चलेगी, ठीक है। ये हम निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमारा। और ये क्रेडिट परचेज क्या है बेटा, स्टॉक को इंक्रीज करता है, तो इस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। और इससे बेटा हम निकालेंगे कंज्यूम्ड स्टॉक। तो बेटा ये दो अकाउंट बनेंगे इस बार। अब इस बार क्या बनेगा बेटा, दो अकाउंट बनेंगे, ठीक है। तो लो भाई अकाउंट पे अकाउंट खेल रहे हैं हम। तो देखो बेटा अब हम क्या बना रहे हैं बेटा, सप्लायर। क्या बना रहे हैं बेटा, सप्लायर अकाउंट ना। देखो सप्लायर अकाउंट है। अब सप्लायर होता कौन है, सप्लायर बेटा मैंने अभी आपको बताया क्रेडिटर होता है हमारा। क्रेडिटर कौन होता है बेटा, लायबिलिटी होता है। क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होता है, ठीक है सर, लायबिलिटी होता है। तो बेटा लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां से आता है बेटा, क्रेडिट साइड से आता है। मैंने आपको बताया था ना, क्रेडिट साइड पे आता है। और क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है बेटा, डेबिट साइड पे आता है। बेटा ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी डेबिट साइड से क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, और बेटा ये क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, ये आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। कौन सा, ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। वो अप्रोच छोड़ो, अकाउंट का डेबिट क्रेडिट आ जाए वही बहुत है आपके लिए, है ना। चलो तो बेटा यहाँ पे किस वजह से हमारी जो लायबिलिटी है वो कम होगी, जब हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट टू क्रेडिटर या सप्लायर। तो बेटा अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर दोगे तो बैंक अकाउंट इधर आएगा, पेमेंट करिए तो बैलेंसेस आपको दे ही रखे। तो बेटा जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, जिससे हमें पता चलेगा परचेज कितना करा है। और परचेज से ही तो क्या होता है, क्रेडिट मतलब हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ती है। तो ये कैसा बेटा, क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज है। आ रही है बात समझ, ये क्रेडिट परचेज है जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला है। अब जब क्रेडिट परचेज यहाँ पे आएगा तो भाई ये परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है, परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है। स्टॉक देखो ये आ गया ना, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट क्या बेटा, स्टॉक हमारे लिए असेट है, असेट डेबिट साइड से इंक्रीज होती है और बेटा क्रेडिट साइड से डिक्रीज होती है, सबको पता है। तो बेटा यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी होंगी जिसकी वजह से असेट क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले तो बेटा आपका जो बैलेंस है, असेट है, असेट का बैलेंस कहाँ आता है बेटा, डेबिट साइड पे आता है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है बेटा वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। अब यहाँ पे क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी जो असेट है वो बढ़ रही है, तो भाई जब परचेस करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा ही ना। तो अगर आपने कैश परचेस करा और आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये अकाउंट बनाना होता है, ये यहाँ से क्रेडिट परचेस निकालते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, सीधे यहाँ पे वो क्रेडिट परचेस लिख देते हैं। कैश परचेस की बात की ही नहीं होती। अगर की होगी तो बेटा कैश परचेस और जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला पिछले अकाउंट से वो क्रेडिट परचेस, इन दोनों को लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका टोटल आ जाएगा कि भाई शुरुआत में इतना हमारे पास स्टॉक था, इतना हमने परचेज किया, चाहे कैश में किया चाहे क्रेडिट किया, और लास्ट में इतना बचा। तो इतना था, इतना बचा, तो ये क्या है जो कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम्ड स्टॉक। क्या है बेटा, ये कंज्यूम्ड स्टॉक है। और जो स्टॉक कंज्यूम हो जाता है वो क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, मैंने आपको बताया था। और एक्सपेंस है तो बेटा ये कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा। तो अल्टीमेटली हमने ये दो अकाउंट बनाया है इसलिए ताकि हमें ये पता चले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा जो हमने एक्चुअल में कंज्यूम कर लिया है, ठीक है बेटा। अब इसकी भी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, उससे भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और बेटा ये बहुत आसान है, यहाँ पे आपको दिया होगा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, सप्लायर, जो भी आपको बोलना है। तो भाई सप्लायर को आपने पेमेंट जो करी वो। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें आप अगर सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, तो आपको देखो सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे आ रहा है ना पेमेंट कर रहे हो, साथ में क्या है बेटा, साथ में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके चलो।
तो ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक को, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ऐड कर दिया। लेस कर दो बेटा, क्या लेस कर दो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। लेस क्यों करा सर? तो बेटा देखो ये दोनों चीज़ें एक साथ थी, ऐड होकर के ये जब लेस होगी तभी तो ये आएगा, मैंने आपको बताया ही था। तो इसलिए यहाँ पे हमने इतना करा, और वैसे अभी टोटलिंग नहीं करनी अभी, यहाँ तक करा तो बेटा आपका क्रेडिट परचेज आ गया। तो अब जो भी होगा वो क्रेडिट परचेज, ये इतना जो हमने किया वो क्रेडिट परचेज है। अब इसके अंदर जो आपने परचेज किया वो है ये, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा तो ऐड कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, फिर लेस कर दो बेटा। देखो अब हुआ क्या कि ये जो किया वो क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज में आपने ऐड कर दिया बेटा ओपनिंग स्टॉक, तो ये था खरीद लिया, ये पहले से था, तो टोटल हमारे पास कितना स्टॉक था वो आ गया। अब इसमें हम लेस कर देंगे बेटा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्रेडिट परचेज इतना था जो हमने इससे निकाला, उसमें हमने ये ऐड कर दिया जो हमने पहले से हमारे पास था, तो टोटल हमारे पास जितना स्टॉक था वो आ गया। इसमें से मैंने लेस कर दिया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जब हमने लेस कर दिया तो हमें पता चल गया कंज्यूम्ड, ठीक है, स्टॉक कंज्यूम्ड, ठीक है, स्टॉक कंज्यूम्ड पता चल गया, ठीक है। जो कहाँ जाएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कहाँ पे बेटा, डेबिट साइड। आई बात समझ में? तो इस तरीके से काम बनने वाला है, ठीक है। चलो ये भी हमने सीख लिया। अब बेटा हम फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। दो मेन चीज़ें थी जो हमने सीखी हैं, इसके अंदर आप फाइनल अकाउंट सीखेंगे, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CUT पर्पज से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, बैलेंस शीट होती है, ये सारे अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल बेटा कैश बुक की तरह होता है, ठीक है, लाइक कैश बुक, ठीक है। अब ये कैश बुक की तरह होता है क्योंकि देखो नाम में रिसीट यानी जो हम प्राप्त करेंगे, और पेमेंट जो हम पेमेंट करेंगे, ठीक है बेटा, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। कैश बुक की तरह होता है यानी ये भी रियल अकाउंट है, ठीक है, रियल पर्सनल रियल नॉमिनल होता है ना, तो रियल अकाउंट है ये भी एक तरह का, जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर चाहे कैपिटल नेचर की आइटम हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की आइटम हो, सब आती हैं बेटा, सब आती हैं। सर ये क्या होता है कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर? बेटा ये 11th क्लास का मटेरियल है जो आपको पता होना चाहिए। कैपिटल नेचर की चीज़ें जो जैसे असेट हो गई, लायबिलिटी हो गई, लोन ले लिया, ये सारी चीज़ें कैपिटल नेचर की होती हैं। रेवेन्यू नेचर की जो फ्रीक्वेंटली होती हैं, बार बार होती हैं, जैसे सैलरी देना होता है, जो अब अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, NPO में सैलरी वैलरी नहीं देते ना, जो आपने पढ़ा हुआ बेसिकली, वो सारी चीज़ें। तो बेटा कैपिटल नेचर की चीज़ें हों चाहे रेवेन्यू नेचर की चीज़ें, यानी जो बैलेंस शीट में जाने वाली हो वो, चाहे बेटा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाली हो, वो सब कुछ आती है इसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसमें बेटा चाहे करंट ईयर हो, चाहे नेक्स्ट ईयर हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, सारी की सारी आइटम्स आती हैं। चाहे मैंने 10 साल बाद के लिए भी कोई खर्चा कर दिया तो आज पेमेंट हुई है ना, तो आज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। आज ही मुझे क्या कहता है 2 साल का एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया तो आज ही रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो हमें नहीं मिला सब्सक्रिप्शन वो आज मिल रहा है तो आज रिकॉर्ड कर लूँगा रिसीट एंड पेमेंट में, क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है। कैसे बेटा? ये कैश बेसिस पे बनता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पता होने चाहिए। अब बेटा इसकी शक्ल देखते हैं, और डरने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं टेंशन वाली बात। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कैश बुक है, ठीक है। कैश बुक यानी डेबिट साइड से इंक्रीज, कैश है ना, कैश एक असेट, एसेट डेबिट साइड से इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड से डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे कैश बुक, अब भूल जाओ रिसीट एंड पेमेंट, जैसे कैश बुक बनाते देखो वैसा,
भाई कैश बुक एक असेट होती है, कैश एक असेट है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, चाहे वो कैश का हो चाहे बैंक का हो, क्योंकि कैश बुक के अंदर अगर डबल कॉलम कैश बुक की बात करें बिल्कुल वैसी ही होती है। यहाँ पे कैश और बैंक दोनों के बैलेंसेस है वो लिखे हुए हैं। फिर बेटा सब्सक्रिप्शन जितने भी साल के हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सारे के सारे। ये बेटा क्या, ये गलत लिखा है, रुको ये गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा रिसीट, पर्टिकुलर नहीं लिखते यहाँ पे लिखते रिसीट और यहाँ पे लिखते पेमेंट। ठीक है, चलो फिर जर्नल डोनेशन हो गया, एंट्रेंस एडमिशन फीस हो गई, जर्नल ग्रांट हो गया, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब कुछ बेटा वो जिससे पैसा आ रहा है और हमारी जो हमारा कैश जो है वो बढ़ रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। नाम ही लिख दिया, रिसीट लिखो सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो डिविडेंड अगर हमें मिल रहा है, रेंट हमें मिल रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रही है। ठीक है, अब ग्रांट का मतलब होता है बेटा, अब पूछोगे सर ये तो बताते तो चलो क्या है, सब्सक्रिप्शन तक बता दिया है। जनरल डोनेशन आपको नॉर्मली आमतौर पर कोई भी डोनेशन दे देता है तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ग्रांट हो गई, ग्रांट मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कोई आपको पैसे के साथ क्या कर रहा है बेटा, मदद कर रहा है, पैसे की मदद कर रहा है। ग्रांट वगैरह जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देती है, कोई गवर्नमेंट दे देती है हमें, ये वो है। ठीक है, न्यूज़पेपर बेचते हो, उसमें मैगजीन बेचते हो अपनी संस्था की, तो बेटा उससे जो सेल से पैसा आता है वो लिखोगे। इन्वेस्टमेंट कहीं का रखिए, इंटरेस्ट आ रहा है वो लिखोगे, डिविडेंड आ रहा है कहीं से वो लिखोगे, रेंट अगर आपको रिसीव हो रहा है वो लिखोगे आप। लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई आपका मेंबर बनता है लाइफ टाइम के लिए, तो एक बार जो फीस दे रहा है वो लाइफ मेंबरशिप फीस है, वो भी आप लिखोगे। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक यूज़ की बात हो रही है बेटा, यानी आपने बेटा आपको सब्सक्रिप्शन कोई दे रहा है और बोल रहा है कि देखो तुम्हारी क्रिकेट एकेडमी है तो एक काम करना, इससे तुम क्या करना, स्पोर्ट्स मटेरियल ले आना। कोई आपको आ करके सब्सक्रिप्शन दे रहा है, कह रहा है एक काम करो, इससे ना तुम एक काम करना, मैच खिलवा लेना बच्चों को, मैच जब होता है तो उसमें खर्चा होता है ना, ये लो बच्चों को रिफ्रेशमेंट दिलवा। तो जब आपको कोई पैसा दे रहा है और बता करके दे रहा है तो वो स्पेसिफिक पर्पस हो जाता है, यानी आपको उसने अपना पर्पस बता दिया कि मैं तुम्हें क्यों पैसा दे रहा हूँ। तो जब ऐसा कुछ हो जाए तो बेटा वो कैपिटल नेचर की आइटम होती है। जो जर्नल डोनेशन हो गई या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हो गया, वो जर्नल रूप से दिया, आमतौर पर दिया गया है, तो उसका आप जो भी करो, अपनी एनपीओ आपने जिस लिए बनाई उसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्रिकेट खिलाते हो बच्चों को तो आपको रिफ्रेशमेंट खिलानी है वो खिलाओ। ठीक है, आपको टूर्नामेंट करवाना है उसके लिए खर्चा करना है वो करवाओ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने भाई जो भी टीम जीत रही है उसके लिए वो करो, चाहे पवेलियन बनवाना है वो बनवाओ। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल जो करना है करो बेटा, जर्नल डोनेशन और सब्सक्रिप्शन से। लेकिन जब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो जाता है, चाहे वो डोनेशन ही क्यों ना हो, देखो लिखा नहीं चाहिए डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो बेटा आपको वही काम करना पड़ेगा जो पैसा इंसान दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, सब्सक्रिप्शन दे रहा है, इस काम के लिए दे रहा हूँ यही करना। तो बेटा ये कैपिटल नेचर की हो जाती है और ये बैलेंस शीट में आती है। और ये अगर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन और ये जनरल डोनेशन, बेटा ये रेवेन्यू नेचर की है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, इनकम है हमारी। ठीक है, चलो ठीक है। ग्रांट हो गई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो बेटा ग्रांट यहाँ पे भी थी, जनरल क्या थी बेटा, जनरल ग्रांट्स थी, तो स्पेसिफिक पर्पस से आपको पता चलेगा। लेगेसीज क्या होती है बेटा, वसीयत, जैसे कोई इंसान अपनी वसीयत लिख के चला जाता है कि मेरी जितनी भी जायदाद वगैरह सब क्या कहते हैं बांट दी जाए, दान कर दी जाए, तो वसीयत आपको मिल रही है। ठीक है, इंडोमेंट फंड बेटा ऐसा फंड होता है जो हम किसी एक पर्पस से क्या कहते हैं कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे होता नहीं है कि बड़े बूढ़े आपके पेरेंट्स अगर आप देखो तो उन्होंने क्या करा, एफडी करा रखे, बेटी की शादी करेंगे, तो बेटा ऐसे ही इंडोमेंट फंड होता है। इंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड है जो किसी एक पर्पस को सोच करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इसलिए करें, इससे जो भी इनकम होगी वो हम एक पर्पस पे लगाएंगे। ठीक है, तो खैर उसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने क्या करा बेटा, फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, पैसा आएगा, सब कुछ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डेबिट साइड समझा दी। क्रेडिट साइड डिटेल में देखो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एडिशनल चैप्टर है, कई बच्चों ने उनके सिलेबस में ही नहीं था, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना डिटेल में। ठीक है, अब बेटा देखो बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस ओपनिंग में होगा तो यहां लिखा जाएगा, क्लोजिंग में होगा तो बेटा यहां लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रही है बेटा, पेमेंट, जो भी पैसा दे रहे हो वो सब लिखो। सैलरी देनी है, रेंट देना है, पोस्टेज एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, रिपेयर है, ऑडिट फीस। ये क्या होता है सर, जो आप फ्लो में बोल रहे थे वो तो पता था, रेंट क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ऑडिट फीस क्या होती है। बेटा ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करवाना, और जो अकाउंट को चेक कर रहा है बेटा वो अपने पैसे फीस तो लेगा ही ना, तो उसको हमें फीस देनी पड़ रही है। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंस, किसी चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ा। इंश्योरेंस है, सेक्रेटरी ऑनरोरियम मतलब होता है बेटा विजिटिंग फीस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हमने वृद्धाश्रम खोल रखा है, तो भाई जो बड़े बूढ़े उनकी उस उम्र में तबीयत खराब रहती ही है, तो हमने क्या बोला, डॉक्टर साहब हम आपको भाई सैलरी तो दे नहीं सकते कि आपको हम अपने यहाँ पे नौकरी दे दें, एक काम करो आप हर संडे को आ जाया करो।
ठीक है, हर संडे को आकर के देख लिया करो भाई तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है। तो वो हर विजिट क्या करें बेटा, वो अब जो वृद्धाश्रम है वहाँ पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो हर विजिट पे जो फीस ली जाती है उसको ऑनरोरियम बोलते हैं, ऑनरोरियम, हॉनरोरियम नहीं बोलते। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस हो गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बेटा हमारा पेमेंट है। ठीक, ऑफिस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑन शो, अगर हमने कोई शो करवाया, मैंने बोला ना टिकट्स वगैरह बढ़ती हैं, फिर उसके भाई टिकट तो बाद में आएंगी, पहले तो खर्चा हो जाएगा ना थोड़ा बहुत। मिसलेनियस पेमेंट हो गई, कोई भी इधर उधर की पेमेंट हो गई, परचेज कर लिया बेटा फिक्स्ड एसेट तो पैसा दिया होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद लिए तो पैसा दिया होगा, इन्वेस्टमेंट कहीं करी तो पैसा दिया होगा, बुक्स हमने खरीदी तो पैसा दिया होगा। और बेटा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था, पैसा था हमारे पास, पॉजिटिव बैलेंस था, और यहाँ पे क्लोजिंग में भी पॉजिटिव बैलेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा अकाउंट होता है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस देखने में बड़ा है इतना सब कुछ। अगर आपको वैसे तो ये जो हम कर रहे हैं वो MCQ बेस्ड एग्जाम है, तो इसलिए इसमें सब कुछ इतना बड़ा अकाउंट तो बनवाएंगे नहीं आपसे, MCQ आएंगे, रिलैक्स होकर पढ़ो मस्त। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा, कंसेप्ट क्लैरिटी का सबसे पहली चीज होती है कंसेप्ट की प्रैक्टिस। अब बात करते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो बेटा सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, यानी वो बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाना जिसका उद्देश्य है, वो PL अकाउंट बनाता है, बिल्कुल वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं, बस हम प्रॉफिट नहीं कमाते। ठीक है, जैसे PL अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कैपिटल नेचर की आइटम बैलेंस शीट में आती है, बताया था ना अभी। तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है, इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स आती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो PL अकाउंट होता था जो हम ये बनाते थे पहले, या अब हम बना रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अकाउंट बनते ही इसलिए ताकि हम एक अकाउंटिंग ईयर की परफॉर्मेंस को जज कर पाए कि हमने इस साल क्या काम किया है। तो बेटा अगले साल की और पिछले साल की बातें करना बेकार है, यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर की बातें होंगी। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस। ठीक है, आपकी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पे बनता था, ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ठीक है, #11th क्लास के बेसिक। इसका जो भी रिजल्ट आ गया तो वो सरप्लस होगा, यानी अगर भाई प्रॉफिट PL अकाउंट बनाते हो तो वो प्रॉफिट और लॉस आता है, यहाँ पे सरप्लस या फिर डेफिसिट, डेफिसिट मतलब लॉस है हमारा, ये आता है। तो बेटा बनता कैसा, दिखता कैसा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इतना प्यारा सा होता है बेटा, बहुत सिंपल सा। और जो भी आपको दिखे कि भाई ये तो भाई नेक्स्ट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का, उसको हटा देंगे यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं एग्जाम्पल। तो बेटा सैलरी लिखी, सैलरी में ऐड कर दी आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी पिछले साल की सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, यानी साल खत्म हो गया तो यानी इस साल जो सैलरी नहीं थी वो आउटस्टैंडिंग हो गई, तो इस साल की सैलरी ऐड कर दी। और बिगिनिंग में अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हमने पिछले साल प्रीवियस ईयर की सैलरी जो बिगिनिंग में नहीं दी थी तो वो लेस हो जाएगा। बेटा रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे, ऑडिट फीस जो हमने अभी बताई वो हमारा एक्सपेंस है। तो बेटा यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम लिखा होना चाहिए, इनकम, पर्टिकुलर्स नहीं आते बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑडिट फीस हो गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ऑनरोरियम भी हमारा विजिटिंग फीस एक खर्चा ही है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है बेटा। रिसीट एंड पेमेंट में क्यों नहीं है, नॉन कैश है, इसकी पेमेंट नहीं होती ना, नॉन कैश है, लेकिन है तो एक्सपेंस इसलिए लिखा जाएगा। स्पोर्ट मटेरियल यूज्ड, आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खिलवाते थे बच्चों को तो भाई यूज़ हो गया वो मटेरियल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनकम साइड पे देखते हैं सब्सक्रिप्शन, और वो ऐड लेस जो भी आपको स्टेटमेंट बना के दिखाई वैसे ही। तो ये सब ऐड लेस करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, करंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन वो आ जाएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाया जाना चाहिए। ठीक, फिर बेटा क्या, एंट्रेंस फीस है, डोनेशन है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, हॉल से रेंट मिल रहा है बेटा, रेंट और सन्ड्री रिसीट, कोई भी आपको पैसा वैसा मिल रहा है वो। तो बेटा क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट साइड कम है, तो बेटा आपको यहाँ पे सरप्लस दिखाई देगा, यानी अच्छी बात है ये तो। ठीक है, लॉस के रूप में डेफिसिट दिखाई देगा अगर आपका डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा काम बनेगा और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, रटने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, आपको सब कुछ आ जाएगा। और जिसका 11th क्लास का फाइनल अकाउंट्स अच्छा है वो ये चैप्टर तो एकदम धो डालेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंड बेस अकाउंटिंग की, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। फंड बेस अकाउंटिंग आपको COT में बहुत दिखाई देता है। ठीक है, मैंने पर्सनली ये देखा है कि भाई 2-3 क्वेश्चन आराम से आते हैं, 2-3 आ गए 15 नंबर, ठीक, बड़ी बात है। चलो अब बात करते हैं फंड मीन्स। फंड क्या होता है बेटा, फंड का मतलब होता है अमाउंट हमें रिसीव हुआ है और उसको हमने साइड रख दिया है। ठीक है, बाय NPO ने साइड रख दिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी काम के लिए। फॉर एग्जांपल मैच फंड, आपको किसी ने पैसा दिया, ये लो फंडिंग कर रहे हैं, मैच खिलवा लेना बच्चों को।
ठीक है, ये लो पैसा, प्राइस बांट लेना इससे, तो प्राइस फंड बन गया, यानी आप इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, टूर्नामेंट फंड मतलब पैसा मिला है, और अगर आपने ही मतलब जैसे मान लो मुझे पैसा मिला, मैं एनपीओ, मुझे पैसा मिला, अब मेरे को किसी ने बताया नहीं, तो अगर मैं चाहूं तो मैच फंड खुद भी बना सकता हूं, और फिर कोई मैच फंड के लिए कहकर बोलेगा तो वो तो फिर मैच फंड है ही। ठीक है, टूर्नामेंट फंड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते कैसे बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके पास फंड का कोई बैलेंस है, मान लो मैच फंड, मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। ठीक है, अब अगर आपको किसी ने डोनेशन दे दी बेटा, मैच फंड डोनेशन, मैच फंड कह करके कि लो मैच फंड में डाल लेना, मैच खिलवा लेना, तो बेटा वो डोनेशन ऐड हो जाएगी और कहीं ऐड हो नहीं सकती। ठीक है, और कहीं ऐड हो नहीं सकती। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा कि अगर हमने मैचेस खिलवाए तो मैच एक्सपेंस होंगे, मैच एक्सपेंस होंगे तो बेटा माइनस होंगे। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे ना थोड़ा अमाउंट लिख लेते हैं, थोड़ा मतलब समझने में आसानी हो जाएगी, ये थोड़ा ऐसे समझना चाहिए हमें। मान लो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था मैच फंड का 10,000 रुपये, आपको मैच फंड की डोनेशन और मिल गई बेटा मान लो 8,000 रुपये मिल गई। आपने बेटा मैच एक्सपेंसेस किए और आपके मैच एक्सपेंसेस मान लो हुए 15,000 रुपये के, तो बेटा आपके पास बचे अभी कितने, 3,000 रुपये और बचे मैच फंड के, मैच फंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, 3,000 रुपये बचे, और ये बेटा मैच फंड जितने भी फंड होते हैं ना वो बेटा लाइबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि किसी ने अगर आपको पैसा दिया है, लो मैच खिलवा लेना, तो बेटा अगर आपके ऊपर ना एक बर्डन आ गया, बर्डन मतलब लाइबिलिटी बन गई आपकी कि भाई इसने पैसा दिया है, ये काम मुझे करना है। ओके, चलो अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गेम उल्टा करते हैं। गेम उल्टा ये करते हैं कि जो 18,000 रुपये हमें दिखाई दे रहा है कि 10,000 पहले से था, 8,000 और आ गए, लेकिन इस बार 20,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया, तो 20,000 का एक्सपेंस हो गया, तो बेटा यहाँ पे तो 18 ही जाएंगे ना, और जो एक्स्ट्रा 2,000 है, 2,000 रुपये, ये बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ऐसे लिखना थोड़ा गलत है, थोड़ा सही से आपको प्रेजेंट करके देता हूं मैं कि मैच फंड आपके कितना हो गया बेटा, 20,000 रुपये हो गए, तो बेटा 2,000 रुपये क्या है बेटा, 2,000 रुपये कहाँ जाएंगे बेटा, 2,000 जाएंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे। क्योंकि देखो बेटा जो मैच फंड हमने बनाया था, वो जितना भी पैसा हमारे पास था पहले वो सारा का सारा यूज होगा, उसके अलावा अगर कोई पैसा और खर्चा हो रहा है मैच फंड का और फंड खत्म हो चुका है, तब जाकर के वो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा डेबिट साइड पे, अदरवाइज नहीं दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या था, हमारे पास 18,000 रुपये था, 20,000 का खर्चा हुआ, तो बेटा 18,000 तो यहाँ से कंज्यूम कर लिए। अब भाई नहीं बचे फंड के अंदर पैसे, तो हम 2,000 रुपये यूज तो करें, कहीं से तो करेंगे, तो बेटा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे यानी एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाया जाएगा। ठीक है, एक ये कंसेप्ट हो गया आपका। चलो थोड़ा सा और खेलते हैं इसके साथ। तो अभी फिलहाल मान लेते हैं कि वही हमारा मान लो 12,000 रुपये खर्चा हो गया, तो 6,000 रुपये बचा है। अब बेटा एक चीज़ और ध्यान रखो कि अब मान लो कोविड वगैरह आ गया, फॉर एग्जांपल भगवान ना करे कोविड आए दोबारा, लेकिन मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई अब मैच वैच नहीं खिलवा सकते, तो ये पैसा पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, फंड को ना, फंड का जो अमाउंट है उसको मान लो आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको वहाँ से इनकम होगी, ऑब्वियसली शेयर में इन्वेस्ट करा तो डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने ये पैसा किसी को लोन दे रखा है तो बेटा वहाँ से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा। अब जिसने भी बेटा ये मैच फंड का पैसा दिया वो लड़ाई करने आ गया, कहेगा ये क्या तरीका है तुम्हारा, तुम खुद के क्या कहते फ़ायदे के लिए पैसा ब्याज पे चढ़ा रहे हो, हमने तुम्हें मैच खिलवाने के लिए दिया था। तो बेटा यहाँ पर हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हमने क्या करा बेटा, मैच फंड जैसे कोई भी फंड है ना उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मैच फंड इन्वेस्ट, क्या बोलेंगे बेटा, मैच फंड
इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। ये एक असेट बन गई हमारी। जैसे ही हमने इन्वेस्ट करा तो बेटा ये हमारी असेट बन गई। ये असेट साइड पे शो होगा बैलेंस शीट में। लेकिन अब इससे होने वाली जो इनकम है बेटा, होने वाली इनकम जो है वो यहाँ पे ऐड होगी, इनकम फ्रॉम, क्योंकि आप इसको अपने मजे के लिए यूज नहीं कर सकते। आपने मैच फंड का पैसा यूज किया है तो उससे होने वाली इनकम भी इसी में आकर जुड़ जाएगी। इनकम फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मान लो 2,000 रुपये हुए तो बेटा अब 8,000 रुपये आपकी मैच फंड का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। जिसने बेटा ये सेशन बहुत तसल्ली से देख लिया, मैं बहुत तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, जल्दबाजी करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। जिसको आता है वो सोचे, ये मत सोचे कि स्लो पढ़ा रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे बहुत क्या कहते हैं भाई, जिनको नहीं आता, जिनको भाई जल्दी पढ़ना है 1.5x 2x की स्पीड पे देख लो, है ना। सबके लिए भाई, सबको पढ़ाना ना बेटा। तो बेटा ये बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। और जो भी आपकी मैच फंड इन्वेस्टमेंट है या कोई सा भी फंड, हमने एग्जांपल लिया सिर्फ मैच फंड का, कोई सा भी फंड हो सकता है बेटा, तो वो जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से माइनस करके नहीं दिखानी, वो आपको असेट साइड पे दिखानी है बस, ठीक है। यही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यानी सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको रिकैप करवाऊं इसका, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या, किसी भी चीज़ को लेकर के आपको अगर फंड मिला हुआ है तो पहले उस चीज़ का खर्चा आप उस फंड में से करोगे, अगर ज़्यादा हो जाता है तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाओगे, बस ये कहानी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लास्ट जो बैलेंस शीट बचती है, इसके अलावा हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं। बैलेंस शीट बेटा नॉर्मल बैलेंस शीट है, आइटम्स देख लो बिल्कुल वैसी बैलेंस शीट आपको बनानी आती है। इसमें मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, जो भाई समझाना डिटेल में पढ़ाना था वो मैं पढ़ा चुका हूँ, बस एक बार अच्छे से इसको रीड कर लो बेटा। हम सबसे पहली चीज एनपीओ की कैपिटल को कैपिटल नहीं कैपिटल फंड बोलते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा फंडिंग की जाती है, जोड़ा जाता है पैसा, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस, उसके अंदर सरप्लस आए तो ऐड कर देंगे, अगर डेफिसिट हुआ तो लेस कर देंगे। मान लो स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स फंड बेटा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया, अगर ऐड कर दो बेटा स्पोर्ट्स फंड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई। अगर आपको स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो बेटा वही लिख दो यहाँ पे। अगर स्पोर्ट्स प्राइज बांट है तो स्पोर्ट्स फंड में से माइनस कर दो। करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया तो लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने बोला ना एडवांस के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिटर जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, लाइबिलिटी होता है। असेट साइड पे देखो बिल्डिंग है, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे ये सारी चीजें लिखी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही आती है और कुछ आता नहीं है, ठीक है। करंट असेट के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक होता है। सब्सक्रिप्शन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, बताया था ना मैंने, आउटस्टैंडिंग को एरियर भी बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन एरियर यानी पैसा लेना है, अभी किसी से भी पैसा लेना होता है, एसेट होती है, बताया था मैंने आपको। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कमा लिया पर अभी मिला नहीं है। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला जो भी फंड को आप इन्वेस्ट कर दोगे वो एसेट साइड पे आएगा। और लास्ट में बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। तो ये था बेटा सारा खेल एनपीओ का। आई होप मैंने आपको बहुत आराम से रिलैक्स होकर समझाया है, ताकि हर एक बच्चे को, एक एक बच्चे को पूरे इंडिया में समझ में आए, ठीक। और अगर भाई आपको ऐसे ही करना है, देखो अब लास्ट चल रहा है आपका जो CUET 2024 है उसका लास्ट चल रहा है अभी, अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। कंसेप्ट का टाइम बीत चुका है, फिर भी उन बच्चों के लिए हम लोग खड़े हैं जिनको कंसेप्ट नहीं आते। ये टाइम है प्रैक्टिस का बेटा, और प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, और मॉक टेस्ट आपको अड्डा 24/7 दे रहा है। अब आपका चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए तैयार है, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। और आपको मॉक टेस्ट के लिए बेटा 70 ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ताकि आपके ये ऐसा एक बॉक्स आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके अंदर 70 ऑफलाइन टेस्ट होंगे, PYP बुक्स जिसको हम बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर बुक, जो पिछले साल CUET ने पूछे थे, एक्चुअल में जो पिछले साल के पेपर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। 120 ऑनलाइन टेस्ट, जब आप ये लोगे तो आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी एक्सेस मिल जाएगा। आप अड्डा 24/7 ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, और बिल्कुल ऐसा ही आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट दिए जा रहे हैं जैसा आपका CUET एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल उसी इंटरफेस पे, ठीक है। और आपको साथ ही साथ बेटा 80 OMR शीट मिलेगी। ऐसा नहीं आपको सॉल्व करना है, आपको गोले बनाने की भी प्रैक्टिस करनी होगी ऑफलाइन एग्जाम अगर हुआ तो बेटा आपको 80 OMR शीट मिलेगी, ठीक है। और इसमें सारे सब्जेक्ट हैं बेटा, आपका GT है, इंग्लिश है, ठीक है, आपके डोमेन्स अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सब कुछ है, ठीक। अगर अभी भी लगता है कि आपके के जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े वीक हैं, आपको बेटा प्रतिज्ञा 2.0 मिल रहा है, लॉन्च हो चुका है, इसको जाकर के एक बार भाई इनरोल कर लो। कोड लगा लेना Y550, चाहे आपको ये लेना हो चाहे आपको ये लेना हो, कोड लगा लेना Y550, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए बेटा। ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, और इस टाइम जो भी आप पैसा दे रहे हो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, आपको बेटा बहुत फायदा करेगा। तो प्रतिज्ञा 2.0 आपके लिए लास्ट मौका है अपने आप को एकदम क्लियर करने का,
आपके कंसेप्ट को हम क्रैश कोर्स के रूप में आपको ये दे रहे हैं ताकि आप फटाफट से उसको पढ़ सकें। वहाँ पे बहुत स्पीड में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डिटेल में देखो पढ़ने का टाइम नहीं बचा, आपको जल्दी से कंसेप्ट को एक बार क्विक रिवीजन दे करके आपकी प्रैक्टिस कराई जा सके। इसमें प्रैक्टिस भी होगी, इसमें मॉक टेस्ट भी हम खुद थोड़े बहुत सॉल्व करवाएंगे, लेकिन ये मॉक टेस्ट आपको खुद सॉल्व करने हैं और ये आपके लिए भाई मैं बता रहा हूँ वरदान साबित होगा। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या, आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है। ये आप कहाँ से ले सकते हो, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है या फिर गूगल पे जाकर adda247.com पे जाना है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है बेटा, और यहाँ पे आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। यहाँ पे सीयूटी यूजी पे क्लिक करना है बेटा, और यहाँ पे सीयूटी कॉमर्स साइंस वाले और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी है। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे प्रतिज्ञा दिखाई दे रहा है, आपको प्रतिज्ञा 2.0 भी दिखाई देगा। मैं आपको बता रहा हूँ बस करना क्या है। जैसे आपने क्लिक करा, जो भी प्राइस दिख रहा है छोड़ो उसको, आप बाय नाउ पे क्लिक करो और कोड लगा लो, ठीक है। और उसका भी प्राइस लगभग इतना ही होगा, ठीक है। कोड क्या लगाओ, Y550 जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी कोड से मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे अप्लाई करा बेटा तो प्राइस और कम हो जाएगा, ओके। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है भाई, अभी प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ नहीं होने वाला। आपको बैच नहीं लेना मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बिना चाहे बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, मॉक टेस्ट के बिना तो नहीं जा सकते आप, ठीक है। ये आपको दिलाएंगे बेटा, आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे और आपको कोड लगाना है Y550। क्या कोड है बेटा, ध्यान से देखो। ये मॉक टेस्ट बेटा मतलब नहीं है पार लगा देंगे। अगर आप पढ़ चुके हो ना तो सिर्फ मैं कहता हूँ बैच लो ही मत, मैं तो खुद कह रहा हूँ बेटा। आपको वहीं खर्चा करना, वहीं आपको पैसा लगाना है जहां से आपको आपकी जिंदगी के रिटर्न्स मिल सके, प्रॉफिट्स मिल सके, ठीक है। तो इसको बेटा आप जैसे ही अप्लाई करोगे ये प्राइस और डाउन हो जाएगा, ठीक है। कोड लगाना जरूरी है Y550, ये आप ध्यान रखें। आई होप ये आपको समझ में आ गया है और ये जो सेशन रहा है बेटा आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसको प्यार बहुत देना है बेटा आपको, ठीक है। इस सेशन को प्यार देना है। कैसे दोगे भाई, मेरे को मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हो, ठीक है। पैसे नहीं मिलते, मोटिवेशन मिलती है। और शेयर करोगे बेटा तो बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। और सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी हो रही है बेटा। 5 बजे मैं आपको पढ़ाने आ जाता हूँ अकाउंटेंसी, तो उसमें भी जुड़ना ना भूलिए। लेकिन ये मॉक टेस्ट जब तक आपने खुद से करके नहीं देखे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।